गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। और जो रघुनाथ स्कूल की तरफ से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, उन ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 12 में मैं राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। हमारा जो पहला अध्याय था संविधान की विशेषता, वो पूरा हो चुका है। हमारा जो दूसरा अध्याय है वो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। उनके बारे में हम देखेंगे। हमने मूल अधिकारों का अवलोकन किया, हमने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा। आज हम नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन और मूल कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम थोड़ी नज़र डालें तो पता चलता है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो उससे संबंधित है। तो हमारा जो छठा और प्रमुख जो अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा दी है। संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। यह इस अधिकार के बिना हमारे मौलिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस अधिकार के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण में जाकर मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत से अपील कर सकता है। इस अधिकार के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार प्रक्षा जैसे लेख जारी करती है और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार प्रक्षा जैसे लेख जारी करके व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। संविधान के अनुसार व्यक्ति के मूल अधिकारों में जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि इस अधिकार के बिना हम किसी अन्य अधिकार की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस अधिकार के द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है, सरकार के द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो वह व्यक्ति मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, याचिका दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार प्रक्षा जैसे लेख जारी करती है और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। फिर मैं बता देता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रक्षा जैसे लेख जारी करके व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को बनाकर रखती है। इसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रक्षा आती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो विदिन ए 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर उस अमुक व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना जरूरी है। यदि न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि जिस व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को
बंदी बनाया गया है वो वैधानिक है या गैर वैधानिक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है वो उस व्यक्ति की ओर से लागू या जारी की जा सकती है जिसके द्वारा वह व्यक्ति अदालत की शरण ले सकता है। यदि अदालत उसे गैर कानूनी मानती है तो उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति की या मुक्ति है या उसको रिहा करना आवश्यक हो जाता है। दूसरा, परमादेश, जिसकी यदि कोई व्यक्ति अपने सरकारी या गैर सरकारी पद का सही ढंग से पालन नहीं कर रहा है तो न्यायालय उसे सही ढंग से कार्य करने के लिए आदेश दे सकता है। न्यायालय कह सकता है कि आपको यह काम करना है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी या अर्ध सरकारी क्षेत्र में कोई काम कर रहा है, यदि वह अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहा है, सही ढंग से पालन नहीं कर रहा है, तो न्यायालय को उस व्यक्ति के सही ढंग से कार्य करने के लिए आदेश दे सकती है। न्यायालय उसे कह सकती है कि आपको सही ढंग से काम करना है। तीसरा है उत्प्रेक्षण या प्रतिषेध। प्रतिषेध की बारी आती है। प्रतिषेध के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने से अधीनस्थ न्यायालय में या अधीनस्थ न्यायालय को निर्धारित या निश्चित मुकदमे की कार्रवाई करने के लिए रोकने के लिए कह सकती है। किसी विवाद की सुनवाई करने से मना कर सकती है क्योंकि यह कार्य उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले की कार्रवाई करने से रोक सकती है क्योंकि यह कार्य उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, यह कार्य उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का है। इसके अलावा प्रतिषेध उत्प्रेक्षण, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों में जो विवाद चल रहा है उसको अपने पास मंगवा सकती है, उसको पास अपने सुनवाई के लिए उसके अपने पास है वो उसको बुला सकती है। उत्प्रेक्षण के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी कर सकती है, जिसके तहत वह कह सकती है कि यह मुकदमा है वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में सुनाए जाने योग्य है या सुनने योग्य है। तो उत्प्रेक्षण के तहत उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को विवाद को उच्च न्यायालय में भेजने का आग्रह कर सकती है, उच्च न्यायालय में भेजने के लिए कह सकती है, उच्च न्यायालय में भेजने के लिए वो बोल सकती है, जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय को उस विवाद को उच्च न्यायालय में भेजना आवश्यक हो जाता है। अगला है अधिकार परीक्षा। इस लेख के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को यह पूछ सकती है कि वो किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। यदि उसने गैर कानूनी ढंग से उस पद को प्राप्त किया है तो वह न्यायालय उस व्यक्ति से पूछ सकती है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। न्यायालय जांच कर सकती है। यदि न्यायालय को लगे कि वह व्यक्ति गलत तरीके से उस व्यक्ति ने पद को प्राप्त किया है तो वह न्यायालय के आदेश पर सरकार उसके व्यक्ति को उसके पद से हटा सकती है। हटाने के अलावा उसका पद खाली कर सकती है और वो उसके पद की पूर्ति के लिए विज्ञप्ति जारी करने का आदेश जारी कर सकती है। ये तो हमारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आ गया। हमने नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में भी कुछ मौलिक तत्वों के बारे में पढ़ा था। हम उसका दोबारा पुनर्रिविजन करेंगे, जिसके बाद हम मूल कर्तव्यों पर ध्यान देंगे। तो नीति निर्देशक तत्व, भूमि सुधार। आज़ादी से पूर्व हमारे देश में जमींदार या जागीरदार के अधीन किसान काम करता था, उससे बेगार ली जाती थी, उसका शोषण होता था। ऐसी स्थिति में इसको दूर करने के लिए 1951 में जो 9वीं अनुसूची है उसमें भूमि सुधार अंतर्गत
भूमि सुधार के अंतर्गत जो भूमि को जोतने वाला होगा, जो किसान होगा, वही जमीन का मालिक माना जाएगा। जो खेती करने वाला किसान है वही जमीन का स्वामी होगा, वही जमीन का मालिक माना जाएगा। इसके अलावा दूसरा है पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन। 2 अक्टूबर 1959 को देश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इसके लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकाय और शहरी स्थानीय निकायों का गठन किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया है, जिसके आधार पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद का गठन है वो बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो शहरी स्थानीय निकाय है उनको भी सशक्त और मजबूत बनाया गया है, जिसके तहत नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम का गठन किया गया है। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम का गठन भी किया गया है। इनको शक्तियाँ दी गई है, इनको अधिक मजबूत बनाया गया है। तो जैसा बच्चों मैंने आपको कहा, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को अधिक सशक्त और मजबूत बनाया गया है। अधिक सशक्त और मजबूत बनाकर उनको शक्तियाँ देने का प्रावधान किया गया है। अगला है हमारा पंचवर्षीय योजनाएं। देश के आर्थिक विकास के लिए हमने नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया है। हमने नियोजन का अर्थ होता है किसी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करना, यानी देश के भावी ढांचे को, भावी निर्माण के लिए हमने योजनाओं का निर्माण किया है, जिससे भावी उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। इसके लिए हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल को अपनाया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 2012 से संचालित है, वो भी समाप्त हो चुकी है। 2017 में वो भी समाप्त हो गई है। इसके तहत हमने चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, इस योजना में खेती, जल संसाधन, नस्ल सुधार, ऊर्जा, उद्योग, श्रम, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा आदि के क्षेत्र में काम किया है। आदि के क्षेत्र में हमने मजबूती से काम किया है। सामाजिक सुरक्षा अगला बिंदु है। नागरिकों के सामाजिक उत्थान के लिए हमारे देश में वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना जिसे मनरेगा कहते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा जिसे मनरेगा कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मनरेगा को भी लागू किया गया है। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए नए अवसर, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए नए क्षेत्रों का विकास किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के क्षेत्रों का अधिक विकास किया गया है। रोजगार के क्षेत्रों को अधिक उन्नत बनाया गया है। इसके अतिरिक्त बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आर्थिक समानता के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा, परिवहन, कोयला, खान, पर्यटन और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। हम देश जब आज़ाद हुआ था तो हमारे देश की मात्र 14% आबादी ही शिक्षित थी, या 14% आबादी ही मात्र शिक्षा के स्तर तक पहुंच चुकी थी। अतः 86वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू कर दी गई है। 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सरकार का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालक और बालिकाओं के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को लागू करें। इसके साथ में प्रत्येक माता पिता का भी यह दायित्व है कि वह अपने
नौनिहालों 6 से 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था करें, शिक्षा की व्यवस्था करें और उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें। इसके अतिरिक्त समान कार्य के लिए समान वेतन, वर्ग, जाति, लिंग, संप्रदाय के भेदभाव को दूर करते हुए, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय के भेदभाव को दूर करते हुए सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया है, जिसके तहत चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, यदि उनका कार्य समान है, एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे सरकारी कर्मचारी कोई भी हो, समान कार्य के लिए समान मजदूरी का प्रावधान किया गया। इसे सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है। इसे सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिए लागू कर दिया गया है। भारत एक पंथ निरपेक्ष और समाजवादी और लोक कल्याणकारी राज्य है और नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाना बहुत आवश्यक है। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। वर्ग, जाति, लिंग, संप्रदाय के भेदभाव को दूर करते हुए स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। आज हम मूल कर्तव्यों के बारे में देखेंगे। संविधान में 1950 में भारतीय नागरिकों के लिए केवल मूल अधिकारों का ही प्रावधान था, मूल कर्तव्यों का कहीं भी उल्लेख नहीं था। केवल 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह अनुभव किया गया कि नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अतः संविधान के भाग 4 में 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। संविधान प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वह संविधान का पालन करे और जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, अशोक स्तंभ आदि का सम्मान करे, आदि को महत्व प्रदान करे। दूसरा, हमने स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और हम 200 वर्षों तक गुलाम रहे, जिसके इस दौरान स्वतंत्रता के लिए हमारे हजारों क्रांतिकारियों ने अपने को बलिदान कर दिया। तो स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श है, उनको वह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह उन आदर्शों को दिल में संजोकर रखे। स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं, उनको दिल में रखे, उनको दिल में संजोकर रखे। तीसरा, देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता का सम्मान करें। प्रभुसत्ता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसे संप्रभुता भी कहा जाता है। संप्रभुता किसे कहते हैं? जब देश आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी बाह्य सत्ता के से मुक्त हो तो प्रभुसत्ता कहते हैं। देश की प्रभुसत्ता, देश की जो सर्वोच्च सत्ता है, देश का जो सुप्रीम लीडर है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देश की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता का सम्मान करे, एकता और अखंडता को बनाए रखे। चौथा, देश की रक्षा करें। प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वो भारत देश की रक्षा करे, भारत देश के लिए समर्पित हो जाए और जब भी देश पर कोई संकट आए, जब भी देश खतरे में हो, जब भी हमारे देश विपरीत परिस्थिति में हो, तो यदि उसका आह्वान किया जाता है तो वह देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे, वह देश सेवा के लिए हमेशा कार्य करे। पांचवा, देश के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व। समरसता का अर्थ होता है एक दूसरे की संस्कृति में घुल जाना, एक दूसरे की संस्कृति में मिल जाना। समरसता का अभिप्राय है दूसरी संस्कृति का भी सम्मान करना और अपनी संस्कृति को बराबर दूसरी संस्कृति में मिला लेना। तो सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारी संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है, हमारा जो कल्चर है, इंडियन हेरिटेज है, जो दुनिया में सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि हमारी सभ्यता है वो करीब 7000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में भारत की सभ्यता मानी जाती है। हमारी संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है, संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है, उसको प्रत्येक नागरिक समझे, उसका प्रत्येक नागरिक आदर करे। पर्यावरण, जिसके अंतर्गत
वन, झील, वन्य जीव, प्राणी, पेड़ पौधे, वनस्पति आदि आती है। प्राकृतिक पर्यावरण चाहे वन्य जीव, वनस्पति, पेड़ पौधे, पर्यावरण, उनकी रक्षा करे, पेड़ों को लगाए, हरियालीकरण करे। वन्य झील, वन्य जीव जो हमारे धरोहर है, जिसके तहत उनकी रक्षा करें। 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक जो सोच है उसे पैदा करें। मानवतावाद, मानवतावाद से रहे, एक दूसरे की मानवीय मूल्यों की रक्षा करें और ज्ञानार्जन का विकास करें। ज्ञान अर्जन कैसे हो? ज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में किन किन नवीन मूल्यों और मान्यताओं को स्थापित किया जा सकता है, किन किन मूल्यों और महत्वों को स्थापित किया जा सकता है, उस ज्ञानार्जन का विकास करें, ज्ञान का अर्जन करें। 9वां, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, रेलवे, सड़क, बाग बगीचे, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक मंच, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, अशोक स्तंभ, इन सब का रक्षा करें। इसकी रक्षा करना, जो हमारे सार्वजनिक संपत्ति है, उसे किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए, बहकाओं में आकर हिंसा से प्रेरित न हो, हिंसा से हमेशा दूर रहे, हिंसक कार्यों से हमेशा परे रहे। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़े। जो हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि हैं से सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़े, उनको आगे की ओर, उन्नति की ओर बढ़े। ये हमारे 10 मौलिक कर्तव्य हो गए। और जैसा आपको पता है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 में कै भाग जोड़ दिया गया है, उसमें संशोधन किया गया है, जिसके तहत 11 मौलिक कर्तव्य हमारा यह है कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के जो नौनिहाल है, जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करें। सरकार के लिए आवश्यक है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बालक और बालिकाओं को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। इसके अलावा सरकार उनके भोजन की भी व्यवस्था करे, उनके लिए स्लेट, किताबें, कॉपियाँ, इन सब की भी व्यवस्था है वो सरकार करे। माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालक और बालिकाओं के लिए, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी और बालक बालिकाओं के लिए को शिक्षा के लिए प्रेरित करे, शिक्षा के लिए स्कूल भेजे, शिक्षा के लिए उनको मोटिवेट करे कि आप शिक्षा ग्रहण करें। इस प्रकार जो हमारा जो 11वां मूल कर्तव्य है, जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 51 में जोड़ दिया गया है, जिसका तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालक और बालिकाओं के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। प्रत्येक सरकार का यह दायित्व है कि देश में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को लागू करे। राज्य का कर्तव्य है कि वो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का माहौल बनाए, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा दें। साथ में माता पिता का भी यह कर्तव्य है, माता पिता से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालक और बालिकाओं के लिए, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालक और बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा को प्रेरित करें, उनको स्कूल भेजें, उन्हें स्कूल जाने के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि शिक्षा के बिना हमारा जीवन है वो अधूरा है, शिक्षा लेना परम आवश्यक है। तो माता पिता से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें, शिक्षा के लिए स्कूल भेजें। तो इस प्रकार हमने देखा है, आज हमारा ये अध्याय है वो पूरा हो गया है। मूल कर्तव्य के बारे में हमने 11 के 11 मूल कर्तव्य देख लिए। 11 मूल कर्तव्य है हमारे, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। संविधान के मूल में जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के तहत
11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया है। मैं बीच में से हटता हूँ, उसको आप जूम कर लें। इसको जो मुझे लगता है कि अब आपको आवाज़ भी अच्छे से सुनाई दे रही है, आप अच्छी तरह उनको समझ रहे हो। लीलाधर, अमीषा, आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है, आप अच्छे से समझ रहे हो। तो इसको आपको, मैं बीच में से हटता हूँ, इसको आप जूम कर लें, इसको देखें, इसको लिखें, याद करें, और इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो सब आप अपनी फेयर कॉपी में लिखने शुरू कर दें। आपको ये काम लिखकर याद करना है। धन्यवाद।